हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 अम्ल, क्षारक और लवण को स्लाइड डेक की मदद से डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है, जिससे पढ़ाई और भी सिंपल हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जहां बात हो रही है कि नींबू, इमली या दही का स्वाद आखिर खट्टा क्यों होता है। हाँ, देखिए, जब हम नींबू चखते हैं और हमारी आंखें एकदम से सिकुड़ जाती है तो वो कोई साधारण बात नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है? वो हमारा शरीर हमें बता रहा होता है कि हमने अम्ल यानी एसिड का सेवन किया है। ये जो शब्द है ना, एसिड, ये लैटिन भाषा के एसिरे से आया है। एस्योर? हाँ, एस्योर, जिसका शाब्दिक अर्थ ही खट्टा होता है। विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो खट्टापन अक्सर हमें सिग्नल देता है कि कोई फल अभी कच्चा है या फिर किसी चीज में फर्मेंटेशन हो चुका है। अरे वाह, ये काफी दिलचस्प है कि प्रकृति ने इन अम्लों को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल किया है। इस स्लाइड में कुछ प्राकृतिक अम्लों की सूची भी है जो हम रोज खाते हैं। बिल्कुल, जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। और नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल और आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, है ना? एकदम सही। और एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो है दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल। मतलब हम दूध में थोड़ा सा जामुन डालते हैं और रातों रात बैक्टीरिया उस दूध की शर्करा को खाकर लैक्टिक अम्ल छोड़ते हैं। हाँ, और इसी से दूध का प्रोटीन जम जाता है और दही बन जाता है। तो एक तरह से ये बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे लिए अमृत बन जाता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और प्रकृति इन अम्लों का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं करती, बल्कि हथियारों के तौर पर भी करती है। हथियारों के तौर पे? जी मतलब? हाँ, चींटी के डंक का ही उदाहरण लीजिए। जब चींटी काटती है तो जो तेज जलन होती है ना, वो उसके डंक में मौजूद फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। अरे बाप रे! मतलब एक छोटे से जीव ने अपना बचाव करने के लिए सीधे एक एसिड इंजेक्ट करने का तरीका निकाल लिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। एक तरफ वो साइट्रिक अम्ल हैं, जैसे हम नींबू पानी बनाकर बड़े मजे से पीते हैं, और दूसरी तरफ वो फॉर्मिक अम्ल है जो जलन पैदा करता है। और इससे भी आगे लैब्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कृत्रिम अम्ल होते हैं जो धातुओं तक को पिघला देते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये सब एक ही अम्ल परिवार का हिस्सा हैं, तो हमारे किचन का एसिड सुरक्षित और लैब का एसिड इतना खतरनाक क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। इस अंतर को समझने के लिए ना, हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जाना होगा। देखिए, रासायनिक रूप से ये सब अम्ल हैं क्योंकि पानी में घुलने पर ये H+ यानी हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। अच्छा, H+ आयन। हाँ, यही H+ आयन अम्लीयता की असली पहचान है। लेकिन सारा फर्क आता है इनके टूटने या वियोजन की दर में। मतलब स्पीड में? जी, जो प्राकृतिक अम्ल हम खाते हैं वे कमजोर अम्ल होते हैं। जब वे पानी या हमारे शरीर में जाते हैं तो वे अपने H+ आयन बहुत धीरे धीरे और कम मात्रा में छोड़ते हैं। ओहो। इसलिए हमारा शरीर उन्हें आसानी से प्रोसेस कर लेता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर लैब वाले कृत्रिम अम्ल मजबूत अम्ल होते हैं। वे पानी के संपर्क में आते ही ना अपने सारे H+ आयन एक झटके में छोड़ देते हैं। बाप रे, वो तो बहुत आक्रामक होता होगा। हाँ, और जब कोई मजबूत अम्ल हमारी त्वचा पर गिरता है तो वो हमारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी को बहुत ही आक्रामक तरीके से खींचता है। ये एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है। मतलब उसमें से गर्मी निकलती है? बहुत तेज गर्मी निकलती है, इतनी कि हमारी त्वचा सचमुच जल जाती है। तो मतलब सारा खेल H+ आयनों की आक्रामकता का है। प्राकृतिक अम्ल थोड़े शांत हैं और कृत्रिम अम्ल बहुत ही गुस्सैल हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। तो अगर अम्ल का स्वभाव इतना उग्र है तो प्रकृति में इसका कोई विपरीत रसायन भी तो होना चाहिए, मतलब एक तरह का एंटीवेनम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जो हमें इसी विपरीत दिशा में ले जाती है, क्षारक या बेसिस की दुनिया में। हाँ, आपकी एनालॉजी बहुत अच्छी है। क्षारक असल में अम्लों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अगर अम्ल स्वाद में खट्टे हैं तो क्षारक कड़वे होते हैं। कड़वे, जैसे करेला। कह सकते हैं विकासवाद के नजरिए से प्रकृति में पाए जाने वाले कई जहरीले पौधे क्षारक होते हैं। इसलिए हमारी जीभ ने कड़वे स्वाद को एक चेतावनी के रूप में विकसित किया ताकि हम जहरीली चीजें ना खाएं।
मेक सेंस। लेकिन इनकी सबसे बड़ी और अनोखी पहचान इनका स्पर्श है। अगर आप किसी क्षारक को उंगलियों के बीच रगड़ेंगे ना, तो वे साबुन की तरह बेहद चिकने लगेंगे। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान मैंने जब पढ़ा तो मेरा दिमाग चकरा गया। वो चिकनाहट सिर्फ एक फील नहीं है, बल्कि हमारी त्वचा पर हो रहा एक लाइव केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल। जिसे साबुनीकरण कहते हैं। हाँ। मतलब जब क्षारक जो OH- आयंस छोड़ते हैं हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं, तो वे हमारी त्वचा के प्राकृतिक तेलों के साथ रिएक्ट करते हैं। जी। मतलब वो रसायन हमारी उंगलियों के तेल को सचमुच माइक्रोस्कोपिक साबुन में बदल रहा होता है। हाँ, और उसी साबुन की वजह से हमें वो चिकनाहट महसूस होती है। ये बहुत ही गजब की प्रक्रिया है। सच में। और इसी गुण के कारण हम क्षारकों का इस्तेमाल साफ सफाई में करते हैं। स्लाइड में इसके बेहतरीन उदाहरण भी हैं। जैसे चूने का पानी। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और खिड़की साफ करने वाला लिक्विड जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अच्छा। हमारे नहाने और कपड़े धोने के साबुन में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और वो दीदिया मैग्नीशियम भी तो है स्लाइड में। बिल्कुल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सब H+ आयन देने वाले अम्लों के एकदम उल्टे योद्धा हैं, जो OH- आयन देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या आती है। वो क्या? देखिए, किसी मजबूत क्षारक को छूने से मेरी त्वचा साबुन में बदल सकती है, और किसी मजबूत अम्ल को चखने से मेरी जीभ जल सकती है। तो मैं हर चीज को चख या छूकर तो टेस्ट नहीं कर सकता ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत खतरनाक होगा। तो बिना छुए या चखे इनकी पहचान करने के लिए वैज्ञानिकों को निश्चित रूप से किसी दृश्य प्रतिक्रिया का सहारा लेना पड़ता होगा, जहां कोई सुरक्षित रसायन रंग बदलकर बता सके कि सामने वाली चीज क्या है। आपका ये अनुमान एकदम सटीक है। विज्ञान की दुनिया में इस काम के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार टूल है। हाँ, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जहां ऐसे ही केमिकल जासूसों यानी सूचक या इंडिकेटर्स का जिक्र है। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि ये सूचक सिर्फ लैब्स में मिलने वाले सिंथेटिक केमिकल्स नहीं हैं। बिल्कुल, हमारे आसपास ही ऐसे कई प्राकृतिक सूचक मौजूद हैं, जैसे लिटमस, हल्दी और गुड़हल। तो ये काम कैसे करते हैं? सूचक असल में ऐसे जटिल अणु होते हैं जो अपने आसपास के लिक्विड में H+ या OH- आयनों की मात्रा के आधार पर अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल लेते हैं। अच्छा, उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। हाँ, और जब उनकी संरचना बदलती है तो वे प्रकाश के अलग अलग तरंगों को सोखने और रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, जिससे हमें उनका रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। कमाल है। सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक सूचक लिटमस है। क्या आपको पता है कि लिटमस कहाँ से आता है? हाँ, ये स्लाइड में बताया गया है और ये बहुत ही आकर्षक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। बिल्कुल। और लाइकेन कोई एक पौधा नहीं है, बल्कि फंगस और शैवाल का एक सहजीवी संबंध है, जहां दोनों एक दूसरे की मदद करके साथ जीवित रहते हैं। एकदम सही। और पानी में इस लिटमस का रंग मौव यानी हल्का जामुनी होता है। तो ये रंग कैसे बदलता है? इसका काम करने का तरीका बहुत ही सीधा है। अगर आप नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो वो उसे लाल कर देगा, और अगर आप लाल लिटमस पेपर को क्षारक में डालेंगे तो वो उसे नीला कर देगा। और अगर मैं इसे नमक के पानी में डालूं तो? नमक का पानी एक उदासीन यानी न्यूट्रल विलयन है। उसमें न अम्ल का प्रभाव है न क्षारक का, तो लिटमस का रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा। समझ गया। अब लिटमस के अलावा हमारी रसोई में भी एक बहुत ही बेहतरीन सूचक मौजूद है, हल्दी। हाँ, बिल्कुल। और इसका मैकेनिज्म मुझे तब समझ में आया जब मैंने अपने एक पुराने अनुभव को याद किया। क्या हुआ था? मैंने सोचा चलो इसे साबुन से धो लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उस पीले दाग पर साबुन रगड़ा, वो पीला दाग गहरे लाल रंग में बदल गया। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। हाँ। तब मुझे लगा था कि दाग पक्का हो गया, लेकिन अब समझा कि वो हल्दी के अंदर मौजूद करक्यूमिन अणु का क्षारक के प्रति रिएक्शन था। बिल्कुल सही। हल्दी अम्ल में पीली ही रहती है, लेकिन साबुन जैसे क्षारक के संपर्क में आते ही उसकी संरचना बदलती है और वो लाल रंग छोड़ने लगती है। बहुत गजब। और तीसरा सूचक कौन सा है? तीसरा प्राकृतिक सूचक है गुड़हल, जिसे चाइना रोज भी कहते हैं। अगर हम गुड़हल की पंखुड़ियों को गर्म पानी में रखें तो हमें एक हल्का गुलाबी लिक्विड मिलता है। जब इसमें कोई अम्ल डाला जाता है तो ये गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा हो जाता है, और जब क्षारक डाला जाता है तो ये एकदम हरा हो जाता है। ओहो। इसी आधार पर स्लाइड में एक बड़ा ही दिमागी सवाल पूछा गया है। अगर हम शैम्पू में गुड़हल का सूचक डालते हैं और वो हरा हो जाता है, तो शैम्पू क्या है? तो क्या है इसका जवाब? अगर हम लॉजिक लगाएं तो चूंकि गुड़हल क्षारक के संपर्क में हरा रंग देता है, इसका सीधा सा मतलब है कि शैम्पू एक क्षारक है।
एकदम सही। और प्राकृतिक सूचकों के अलावा लैब में इस्तेमाल होने वाले एक कृत्रिम सूचक का भी नाम है स्लाइड में, फेनोल्फथलीन। हाँ, फेनोल्फथलीन। ये अम्ल में पानी की तरह एकदम रंगहीन रहता है। अच्छा, कोई रंग नहीं। कोई रंग नहीं, लेकिन जैसे ही क्षारक का प्रभाव बढ़ता है ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग में बदल जाता है। कमाल है। अब तक हमने अम्लों और क्षारकों को अलग अलग समझा, लेकिन सवाल ये है कि अगर हम इन दोनों कट्टर दुश्मनों को एक ही कमरे में बंद कर दें तो क्या होगा? तो बहुत बड़ा धमाका होगा। हाँ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जहां उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन के रूप में एक महामुकाबले का जिक्र है। जब एक उग्र अम्ल और एक ताकतवर क्षारक टकराते हैं तो मुझे लगता है वो मैटर और एंटी मैटर के टकराने जैसा होता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। जब आप एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल और क्षारक मिलाते हैं ना, तो एक बहुत ही तीव्र रासायनिक युद्ध होता है। अम्ल अपना H+ आयन लेकर आता है और क्षारक अपना OH- आयन लेकर आता है। हाँ, जो दोनों ही बहुत आक्रामक हैं। बिल्कुल, ये दोनों अकेले बहुत अस्थिर होते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जुड़कर H2O यानी पानी बना लेते हैं। मतलब वे दोनों अपनी अपनी आक्रामकता खो देते हैं और दुनिया के सबसे शांत पदार्थ पानी में बदल जाते हैं। जी हाँ, और ये जुड़ने की प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा। इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसमें बहुत सी ऊष्मा या गर्मी बाहर निकलती है। और वो लवण या नमक कैसे बनता है फिर? पानी तो बन गया, लेकिन अम्ल और क्षारक के जो बाकी के हिस्से बचे थे ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम, वे भी आपस में जुड़ जाते हैं। और वे जुड़कर एक क्रिस्टल संरचना बना लेते हैं, जिसे हम लवण या सॉलिड कहते हैं। तो इसका समीकरण बहुत ही सरल है। अम्ल प्लस क्षारक बराबर लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। वाह, यहाँ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर होती है। कैसी गलतफहमी? अक्सर हम सोचते हैं कि लवण का मतलब सिर्फ वो साधारण खाने वाला नमक है जो हम खाने में डालते हैं, और ये हमेशा उदासीन ही होगा। हाँ, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध में कौन ज्यादा मजबूत था। बिल्कुल। अगर एक बहुत ताकतवर अम्ल एक कमजोर क्षारक से टकराता है तो बनने वाला लवण थोड़ा अम्लीय रह जाता है, और अगर क्षारक मजबूत था तो लवण क्षारकीय हो जाता है। एकदम सही। केवल तब जब दोनों बराबर ताकतवर हों, बनने वाला लवण पूरी तरह से उदासीन होता है, जैसे कि हमारा साधारण टेबल सॉल्ट। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई साइंस फिक्शन चल रहा है टेस्ट ट्यूब में। हाँ। लेकिन असल में ये सब हमारे रोजमर्रा के जीवन को चला रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जहां इन रासायनिक सिद्धांतों का हमारे वास्तविक जीवन में उपयोग बताया गया है, जैसे कि हमारे अपने शरीर का पाचन तंत्र। हाँ, हमारा पेट इस न्यूट्रलाइजेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, भोजन को तोड़ने और बैक्टीरिया को मारने के लिए ना, हमारे पेट की कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करती हैं। वही तेज एसिड जो लैब में होता है? बिल्कुल वही। ये इतना तेज अम्ल है कि ये धातुओं को गला सकता है, लेकिन हमारे पेट की अंदरूनी परत इसे बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा। लेकिन जब हम बहुत मसालेदार खाना खाते हैं या तनाव में होते हैं, तो ये अम्ल जरूरत से ज्यादा बन जाता है। इसी से हमें अपाचन और सीने में जलन होती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। और यहीं पर हमारा विज्ञान काम आता है। उस उग्र अम्ल को शांत करने के लिए हमें एक एंटी वेनम यानी क्षारक की जरूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन हम कोई मजबूत क्षारक जैसे साबुन या चूना तो खा नहीं सकते, वरना वो हमारे पेट को ही जला देगा। हाँ, वो तो और भी बुरा होगा। इसीलिए हम दूधिया मैग्नीशियम या एंटासिड दवाइयां लेते हैं जो कमजोर क्षारक होते हैं। जी। वे पेट में जाकर सिर्फ उस अतिरिक्त अम्ल को पानी और लवण में बदलकर उदासीन कर देते हैं, जिससे हमें तुरंत राहत मिलती है। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल यही लॉजिक चींटी के डंक पर भी काम आता है ना? हाँ, एकदम। जब चींटी फॉर्मिक अम्ल हमारी त्वचा में इंजेक्ट करती है तो हम उस जगह पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मल लेते हैं, जो कि एक हल्का क्षारक है। बिल्कुल। वो त्वचा के अंदर जाकर उस अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है और दर्द खत्म हो जाता है। और इसके अलावा कृषि और भारी उद्योगों में तो इस सिद्धांत पर पूरी इकोनॉमी टिकी है। हाँ, वो तो बहुत बड़े स्केल पर होता है। मैंने स्लाइड में पढ़ा कि जब किसान खेतों में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद डाल देते हैं तो मिट्टी इतनी अम्लीय हो जाती है कि पौधों की जड़ें जलने लगती हैं।
ऐसे में किसान मिट्टी में बुझा हुआ चूना मिलाते हैं जो एक क्षारक है, ताकि मिट्टी का संतुलन वापस आ सके। और कारखानों में भी ये पर्यावरण को बचाने का काम करता है। वो कैसे? कारखानों से निकलने वाले कचरे में ना बहुत ज्यादा एसिड होता है। अगर वो एसिड सीधे नदियों में चला जाए तो मछलियों की त्वचा और गलफड़े जल जाएंगे। बाप रे, वो तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देगा। बिल्कुल। इसलिए समझदार फैक्ट्रियां उस कचरे में भारी मात्रा में क्षारक मिलाकर उसे उदासीन करती हैं ताकि नदियों का जीवन बचा रहे। वाह। और अगर हम इन तीनों अम्ल, क्षारक और लवण के उपयोगों का एक सारांश देखें तो हमारी पूरी सभ्यता इन पर निर्भर है। हाँ। अम्लों का उपयोग खाने में होता है, जैसे अचार में सिरका, सफाई में और बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में। और क्षारकों का उपयोग साबुन बनाने, दीवारों पर पुताई करने और दवाइयों में होता है। और लवण का सबसे बड़ा उपयोग स्वाद बढ़ाने के अलावा भोजन के संरक्षण या प्रिजर्वेशन में होता है। वो ऑस्मोसिस वाली प्रक्रिया। बिल्कुल। जब हम मांस या अचार में बहुत सारा नमक डालते हैं तो नमक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद पानी को सोख लेता है, और पानी के बिना बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते, तो हमारा खाना महीनों तक खराब नहीं होता। कमाल का विज्ञान है। और इस सब के बीच इस स्लाइड डेक में बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार DIY जादुई कार्ड का प्रयोग भी है। अरे हाँ, जिसे अब हम आसानी से डिकोड कर सकते हैं। प्रयोग में कहा गया है कि एक सफेद कागज पर हल्दी का पेस्ट लगाकर सुखा लें। ठीक है। और फिर साबुन के पानी में रुई डुबोकर उस पर चित्र बनाएं। जो लोग विज्ञान नहीं जानते उन्हें लगेगा कि आपने पीले कागज पर पारदर्शी पानी से लाल रंग कैसे निकाल दिया। हाँ, जादू। हाँ, लेकिन अब हम जानते हैं कि हल्दी सूचक है, और उसने साबुन के क्षारक के संपर्क में आते ही अपनी आणविक संरचना बदल ली और लाल रंग रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। लेकिन हर रासायनिक प्रक्रिया इतनी मजेदार और हानि रहित नहीं होती। प्रकृति के इस संतुलन से छेड़छाड़ करने के गंभीर परिणाम भी होते हैं। ये तो है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जहां एक बहुत ही डरावनी हकीकत, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का जिक्र किया गया है। यह वाकई एक बहुत ही गंभीर विषय है। अम्ल वर्षा न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा नहीं है, बल्कि यह तब होता है जब मानव निर्मित प्रदूषण प्राकृतिक जल चक्र में एसिड घोल देता है। मतलब हमारी प्रदूषण की वजह से? हाँ। कारखानों, बिजली संयंत्रों और वाहनों से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। जब ये गैसें वायुमंडल में ऊपर जाती हैं तो वे बादलों की नमी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करती हैं। अच्छा, और ये पानी के साथ मिलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती हैं। बिल्कुल सही। और जब ये बारिश धरती पर गिरती है ना, तो वो जीवन देने वाला साधारण पानी नहीं होता। तो क्या होता है? वो एक हल्का अम्लीय घोल होता है। ये अम्ल वर्षा मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करती है, पेड़ों की पत्तियों को जला देती है और यहाँ तक कि ऐतिहासिक इमारतों को भी गला देती है। बाप रे, आगरा का ताजमहल इसका सबसे दुखद उदाहरण है ना? हाँ बिल्कुल। ताजमहल सफेद संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। जब सल्फ्यूरिक एसिड वाले बारिश इस मार्बल पर गिरती है तो वो उसके साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाती है जी, जो पानी में घुलनशील है और बारिश के साथ बह जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अम्ल वर्षा हमारे ताजमहल को धीरे धीरे पिघला रही है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसी के साथ स्लाइड में ये चेतावनी भी दी गई है कि लैब्स में इन रसायनों को बेहद सावधानी से हैंडल करना चाहिए। हाँ, ग्लव्स और गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक छोटी सी दर्ती जीवन भर के लिए निशान छोड़ सकते हैं। सही बात है। तो चलिए इस पूरे एसिड बेस ब्रह्मांड का एक सुपर रिवीजन कर लेते हैं, जो स्लाइड 19 और 21 के मास्टर टेबल में दिया गया है। चलिए। बहुत ही सरल शब्दों में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने में साबुनीकरण के कारण चिकने होते हैं, OH- आयन देते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बिल्कुल। और जब ये दोनों टकराते हैं तो उदासीनीकरण की ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, जिससे लवण, जल और ढेर सारी गर्मी पैदा होती है। और लवण हमेशा उदासीन नहीं होते, उनकी प्रकृति जनक अम्ल या क्षारक की ताकत पर निर्भर करती है। और सबसे जरूरी बात, इन अदृश्य रासायनिक गुणों को पहचानने के लिए हमें इन्हें चखने या छूने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें लिटमस, हल्दी और गुड़हल जैसे शानदार सूचक दिए हैं, जो अपनी संरचना बदलकर हमें सच्चाई दिखा देते हैं। ये वाकई में कमाल है।
आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं यही महसूस कर रहा हूं कि कक्षा 7 का ये स्लाइड डेक सिर्फ परीक्षा पास करने की सामग्री नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक चश्मा था जिससे हम दुनिया के काम करने के तरीके को देख सकते हैं। हमारी रसोई के सिरके से लेकर कारखानों की बड़ी बड़ी चिमनियों तक, और हमारे पेट के अंदर हो रहे पाचन से लेकर खेतों की मिट्टी तक, सब कुछ अम्ल, क्षारक और लवण के इसी निरंतर लेनदेन और नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम अपने आसपास की साधारण सी दिखने वाली चीजों को इस रासायनिक गहराई से देखते ना, तो हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई और एक चमत्कार जैसी लगने लगती है। 100%। और इसी विचार के साथ हम आपके लिए एक आखिरी विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, बताइए। आज हमने अम्लों और क्षारकों के संतुलन की बात की। क्या आपको पता है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर का एक बहुत ही नाजुक रासायनिक संतुलन होता है? भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट का वातावरण बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, जबकि दूसरी ओर हमारा खून हल्का सा क्षारकीय यानी अल्कलाइन होता है। सही बात है। तो अगर हम सोचें, आजकल हम जिस तरह की आधुनिक, अत्यधिक प्रोसेस्ड और फास्ट फूड वाली डाइट खा रहे हैं, विज्ञान के अनुसार वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अम्ल पैदा करती है। अच्छा। हाँ, तो प्रकृति ने हमारे शरीर को जिस नाजुक एसिड बेस बैलेंस पर सेट किया था, इस लगातार अम्लीय भोजन की बमबारी से वो संतुलन कैसे बिगड़ रहा होगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमारा शरीर खून को क्षारकीय बनाए रखने के लिए, यानी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मजबूरन हमारी ही हड्डियों से क्षारक जैसे कैल्शियम खींच रहा है? हमारी आधुनिक डाइट हमारे अंदर किस तरह का अदृश्य रासायनिक युद्ध छिड़ रही है? ओहो, ये बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। इस लंबे समय के प्रभाव के बारे में जरूर सोचिएगा। आज की डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।